भाई भाई जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सभी भाई बहन एकदम शानदार, लाजवाब, जबरदस्त, बेहतरीन, जिंदाबाद और सभी अपनी तैयारी में एक जबरदस्त और जोशीले शानदार वाले अंदाज में जुटे हुए हैं। आशा है भाई बड़ी मेहनत अपनी तैयारी के साथ आप सभी ने शुरू कर दी है और आप ये समझते हैं कि हमें केवल ना बस पढ़ते पढ़ते नहीं चले जाना है, हमें चीज़ों को रिवाइज भी करना है ताकि वो हमें एक लंबे समय तक याद रह सकें। आप में से बहुत सारे साथी रिवीजन को लेकर बड़ी गलती कर रहे होते हैं। उसके बारे में क्लास के अंत में मैं आपको 2-3 मिनट में चीज़ें कुछ बताऊंगा। मैंने कल भी कहा था कि रिवीजन क्यों ज़रूरी है। चलो उससे पहले मुझे आप सभी ये बताओ कि नोट्स किस किस ने बना लिए हैं, जल्दी जल्दी बताइए। आप में से अगर कोई भी साथी ये सोच रहे हों कि भाई मैं तो ना पीडीएफ से पढ़ लूँगा, पीडीएफ फ़ोन में सेव कर लूँगा, तो आप ये बड़े अच्छे से जानते हैं कि पीडीएफ फ़ोन में कितनी सारी सेव हैं। दुनियादारी की ईमानदारी से बताओ, क्या नहीं है? शॉर्ट ट्रिक की पीडीएफ है, ये पीडीएफ है, उस सब्जेक्ट की वो पीडीएफ है। पीडीएफ से कभी भी कोई विषय क्लियर नहीं होता। अब तक आपको ये अंदाजा लग गया होगा। इतनी गहरी बातें कहाँ पीडीएफ से क्लियर होंगी यार। केवल एक सूत्र थोड़े ना पढ़ना है, सूत्र में ये भी देखना है कि इमेज कहाँ बन रही है, सममित है, असममित है, सिमेट्रिकल है, एसिमेट्रिकल है, नॉन सिमेट्रिकल है। तो वो तमाम बातें हमें देखते हुए चलना है। क्या कहीं से कहीं तक ये पीडीएफ से आपको नजर आ जाएंगी? नहीं आएंगी। इसलिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये अति आवश्यक है कि हम बहुत गहराई में चलते हुए चीज़ों को लेकर चलें, अच्छे से उन्हें पढ़ें, समझें और अपना अच्छे से नोट्स बनाएं। चलो वेरी गुड, राधे राधे, सभी को नमस्कार। वॉइस का प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है, वॉइस ठीक है, वॉइस सब कुछ ओके ओके है। तो शुरू कर दें। चलिए, अभी तक अगर मैं बात करूं तो हम लोगों ने अभी तक डिस्कशन कर लिया है प्लेन मिरर को लेके, एक समतल दर्पण को लेके। फिर से मैं और थोड़ा ऊपर जाऊं तो बिल्कुल समुद्र की सतह पर चलते हैं। चैप्टर है लाइट, प्रकाश। थोड़ा नीचे चले तो हमने प्रकाश के बारे में थोड़ा सा इंक्वायरी करी, भाई प्रकाश के क्या क्या गुण हैं, क्या क्या सवाल आते हैं। फिर पता चला भाई प्रकाश की तो ना 9 घटनाएं हैं, 9 फिनोमिना हैं, जिनमें से 6 हमें पढ़ने हैं, 3 नहीं पढ़ने। और पहला फिनोमिना था रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन। हमने परावर्तन के बारे में जानकारी इकट्ठी की। फिर हमने देखा कि यार परावर्तन तो ना सब चीज़ों से हो रहा है भाई, लेंस से भी, सॉरी, दर्पणों से भी हो रहा है, वस्तुओं से भी हो रहा है। लेकिन वस्तुओं से होने वाला परावर्तन मेरे किसी काम का नहीं है। मेरे काम का है वो रिफ्लेक्शन, वो परावर्तन जो केवल दर्पणों से होता है। अब भाई दर्पण कितने मौजूद हैं? तो दर्पण 2 तरह के हैं। एक वो जो सीधे दर्पण हैं, एक वो जो गोल दर्पण हैं। सीधों को समतल कहा गया, इनको गोलीय कहा गया। तो समतल दर्पण के बारे में हमने और बहुत सारे सवाल पढ़ लिए हैं, बहुत सारे तथ्य पढ़ लिए हैं। और अब बारी आती है गोलीय दर्पणों को पढ़ने की। तो कौन आप में से कह रहा है कि यहां तक का ना सब कुछ क्लियर है? आप मुझसे कुछ भी पूछ लो, यहां तक मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। कौन कहता है कि आज तक का जितना पढ़ाया है कुछ भी पूछ लो, एक एक सवाल यहां याद है? फटाफट बताओ। अगर हाँ तो फिर आज हम चल सकते हैं स्फेरिकल मिरर पर, यानी कि गोलीय दर्पणों पर। टॉपिक परावर्तन ही चल रहा है, रिफ्लेक्शन ही चल रहा है। आज हम पढ़ेंगे कि कैसे गोलीय दर्पणों से परावर्तन होता है। उससे पहले आपको यह समझना पड़ेगा, यह जानना पड़ेगा कि गोलीय दर्पण क्या होते हैं। हरीश बाबू दूसरा मिरर, अच्छा, कि गोलीय दर्पण कहाँ होते हैं। मैंने और हरीश बाबू ने कोशिश की है बहुत सारे प्रैक्टिकल करने की, आपको दिखाने के लिए। ये मैंने 2 लेजर लाइट भी मंगाई हैं पैसे खर्च करके, इनको जोड़ा भी है, बड़ी अच्छी हैं। लेकिन एक दिक्कत यह है कि यहाँ ना लाइट बहुत ज़्यादा है तो उसमें ये दिखती नहीं है, इसकी बीम दिखेगी नहीं। तो मैं ना इनके जो प्रैक्टिकल्स हैं वो शॉर्ट वीडियोज़ में बनवा के चैनल पे अपलोड करा दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। क्योंकि यहाँ पर ना उजाले में दिखेगी नहीं, ये लेज़र लाइट है, इनकी बीम जो है वो दिखेगी नहीं आपको, हल्की फुल्की दिख भी रही हो लेकिन पूरी की पूरी बीम आपको शायद नहीं दिखेगी। अच्छा, तो देखो मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि हमें पढ़ना है गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब कैसे बनता है, गोलीय दर्पणों से इमेज कैसे बनती है, स्फेरिकल मिरर से इमेज कैसे बनती है। अब क्यों पढ़ते हैं हम ऐसा? देखो पहले मैं आपको एक चीज गजब के महसूस करवाता हूं। देखो यार, समतल दर्पण जो है ना, हमने ये समझा कि उससे बनने वाला प्रतिबिंब ना बिल्कुल सीधा होता है और समान आकार का होता है। बोलो यस और नो, कि वस्तु जितनी सामने खड़ी है ना, सामने दिख रही है, उतना ही आकार का प्रतिबिंब बनेगा, इमेज बनेगी। लेकिन क्या हो अगर मुझे छोटी वस्तु की बड़ी इमेज बनानी हो या बड़ी वस्तु की छोटी इमेज बनानी हो? तो समतल दर्पण तो टाइम टाइम फिस कर जाएगा, ये तो मेरे काम का नहीं है। फिर मेरे काम का कौन है? मेरे काम के हैं ये स्फेरिकल मिरर गोलीय दर्पण। अभी के अभी फील कर लो, एक चीज देखो,
देखो ये मेरे पास एक गोलीय दर्पण है। अब इन दोनों में फर्क क्या है, ये बाहर से उभरा हुआ है, अगर आप इनको छू पाते तो ये बाहर से उभरा हुआ है और ये यहां से दबा हुआ है, ठीक है। और दोनों पे पीछे पॉलिश है जैसी समतल दर्पण पे थी। अब मैं ना उसको लेता हूं जो दबा हुआ है। अब आप इसमें ना बड़े ध्यान से देखना कि आपको ना सामने की एलईडी देखो पूरी नजर आ रही होगी। हाँ मैं एलईडी पे लेकर जाता हूं, यहां ये एलईडी आपको पूरी की पूरी इसमें नजर आ रही है। ये चलो, अब मैं दोस्त इसको ना छोट पीछे करना शुरू कर देता हूं। ये देखो, तो इसमें एलईडी की जो इमेज है वो छोटी बननी शुरू हो गई है, क्योंकि आपको ना इसमें पूरी एलईडी अब थोड़ी सी छोटी छोटी नजर आएगी। ये देखो, दिख रही है? यहाँ ये देखो, ये देखो, अब एलईडी ना आपको इसमें थोड़ी छोटी छोटी नजर आनी शुरू हो गई होगी। तो मुझे क्या समझ में आ रहा है, और देखो और छोटी है, और देखो और छोटी है। तो मुझे क्या समझ में आ रहा है कि ये मिरर पता है क्या करता है कि अगर वस्तु के पास रखा है तो उसको बड़ा देगा, बड़ा दिखाई देगा, और जब पीछे पीछे ले जाओ तो छोटा छोटा दिखाई देगा, छुटका छुटका दिखाएगा वस्तु को। तो ये वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब भी बना सकता है, छोटा भी बना सकता है। अब इसको तो रख दिया मैंने एक तरफ, और दूसरे वाले को उठा लूंगा जो उभरा हुआ है, बीच में से उभरा हुआ है। देखो जो बीच में से उभरा हुआ है ना, इसको मैं यहां रख रहा हूं, और इतनी दूरी पर भी ये एलईडी की पूरी इमेज बना रहा है। देखो दोनों में कंपेयर करो, ये वाला जो अंदर से दबा हुआ है ये बना रहा है एलईडी की बड़ी इमेज। देखो ना पूरी एलईडी इसमें आ भी नहीं रही, क्यों नहीं आ रही? क्योंकि ये एलईडी की बड़ी इमेज बना रहा है। कितनी बड़ी है देखो, यहाँ से एलईडी शुरू हो रही है और अब भी एलईडी चल रही है, 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 यहाँ खत्म हुई है। यानी कि ये बड़ी इमेज बना रहा है। और ये वाला देखो पूरी एलईडी इसमें समा गई। एलईडी इतनी बड़ी तो नहीं है यार, एलईडी तो बहुत बड़ी है, क्योंकि ये छोटी इमेज बना रहा है इसलिए इसमें पूरी एलईडी आ गई। और देखो इसमें मैं पीछे ले जाऊंगा ना तो एलईडी की इमेज और छोटी होनी शुरू हो जाएगी। और अब देखो कितनी छुटकू सी हो गई है ना, कितनी चुटकू सी इमेज दिख रही है आपको। तो ये कैसा मिरर है, ये कैसा दर्पण है कि इसमें इस दर्पण को वस्तु के सामने रखो तो भी छोटा बनाएगा, पीछे ले जाओ तो भी इमेज छोटा बनाएगा, ज़्यादा पीछे ले जाओगे ज़्यादा छोटा बनाएगा। ये क्या है, सामने रखोगे तो बड़ी इमेज बनाएगा और पीछे ले जाओगे तो छोटी बनानी शुरू कर देगा। अब आपको समझ में आया कि ये मिरर जो है ना, ये दर्पण जो है ना, वस्तु का छोटा प्रतिबिंब भी बना सकते हैं और बड़ा प्रतिबिंब भी बना सकते हैं। तो जहां मुझे छोटी वस्तु को बड़ा देखना हो या बड़ी वस्तु को छोटा देखना हो, वहां पर मैं इन मिरर का इस्तेमाल करता हूं। तो चलिए चलते हैं इन स्फेरिकल मिररों की जादूगरी पे। और प्लेन मिरर बहुत लिमिटेड था, लिमिटेड सवाल उससे बनते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा कंसेप्ट है, बड़ा टॉपिक है। तो एकदम दिल थाम के बैठ जाइए, एक बहुत जबरदस्त वाले सागर में आप गोते लगाने को तैयार हैं। चलो, तो मैंने लिखा आज हम गोलाकार दर्पणों से शुरू करेंगे, स्फेरिकल मिरर से शुरू करेंगे। और मैंने लिखा कि ये कितने मिरर होते हैं भाई? ये दो होते हैं। देखना रीश बाबू, ये रिमोट तुम्हारा। ये कितने तरह के होते हैं? ये दो तरह के होते हैं। अच्छा पहले देखो गोलाकार दर्पण की परिभाषा क्या है। बड़ी सिंपल सी बात इसने कही है कि भाई एक अत्यधिक पॉलिश किया हुआ वक्र पृष्ठ जिसका परावर्तक पृष्ठ एक खोखले कांच से काटा जाता है। बड़ी सी, अरे कितनी तोप चीज नहीं है यार ये जितनी लग रही है। बस हरीश बाबू ज्यादा मत पलटो यार, बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, बस यहां छोड़ दो, ठीक है। एक अत्यधिक पॉलिश किया हुआ वक्र पृष्ठ जिसका परावर्तक पृष्ठ एक खोखले कांच के गोले से काटा हुआ होता है गोलीय दर्पण कहलाता है। इसकी परिभाषा कहीं नहीं पूछी जाएगी कि क्या होता है गोलीय दर्पण, सिर्फ याद रखो यार गोल दर्पण गोलीय दर्पण होता है, बस कहानी खत्म, ठीक है। अब देखो ये दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। तो आप मेन हेडिंग लिखोगे गोलीय दर्पण। मैं थोड़ा सा लिख देता हूं आज, अगर मैंने लिखा हुआ होगा तो कोई बात नहीं है। हाँ नहीं लिखा हुआ ना, ये वाली चीज मैंने नहीं लिखी है, तो मैं यहां लिख देता हूं गोलीय दर्पण। और हम ये देख लेंगे ये कितने तरह के होते हैं। देखिए गोलीय दर्पण यानी कि स्फेरिकल मिरर। तो डेफिनेशन मैंने लिखवा दी, अब बस इसके प्रकार पढ़ लो कि कितने प्रकार के होते हैं। तो दो प्रकार के स्फेरिकल मिरर होते हैं। एक वो होते हैं जो बाहर से उभरे हुए होते हैं, ठीक है। अब मैं इनकी बात करता हूं। ये वाला मिरर जो है वो बाहर से उभरा हुआ है ना। और ये वाला कौन सा है? जो दबा हुआ है। अब देखो आप हमेशा इनका डायग्राम कैसे बनाते हो, सुनो।
ये दर्पण जो है, ये मिरर जो है उभरा हुआ है ना। अब अगर मैं इसको ऐसे फ्लिप कर दूं, ऐसे घुमा दूं, तो मुझे बताओ आपको कितना हिस्सा दिख रहा होगा इसका? आपको सिर्फ इसका ये हिस्सा नजर आ रहा होगा, और उभरा हुआ हिस्सा कहाँ है? यहाँ। और जिस हिस्से पे पॉलिश है वो यहाँ है। ये देखो ना, ये पॉलिश है और ये उभरा हुआ हिस्सा है। तो जब आप किताब में इसको पढ़ते हो ना डायग्राम, तो ये डायग्राम पढ़ते हो कि आप बस उसको सामने से देख रहे हो और आपको सिर्फ ये इतना नजर आ रहा है। तो जब आप इसको यहां पर छाप दोगे ऐसे करके, तो मुझे ये पता लगेगा कि ये हिस्सा इसका उभरा हुआ है और जो दबा हुआ हिस्सा है उस पर क्या है? पॉलिश है। इस तरह से आप इसे पढ़ते हो एग्जाम में। और जब आप इस वाले को पढ़ते हो जो दबा हुआ है, जिसके उभरे हुए हिस्से पर पॉलिश है और दबे हुए से आप देख रहे हो, तो आप ऐसे पढ़ रहे होते हो इसको। यहां से सिर्फ सामने वाला हिस्सा आपको नजर आता है कि भाई एक दर्पण ऐसा है कि ये यहां से, सॉरी, दबा हुआ है ना, ये है यहां से दबा हुआ, यानी कि इसके बाहर उभरे हुए हिस्से पर पॉलिश है। तो आज तक आपने अवतल और उत्तल दर्पण के नाम पे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के नाम पे इन डायग्राम्स को रटा होगा। अब आपको रटने की जरूरत नहीं है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा, अच्छा भैया ये होता है। तो हम बहुते चीजें रटते हैं। अब सुनिए, वो दर्पण जो उभरे हुए होते हैं, जो उभरे हुए होते हैं, बस सिंपल सी बात आप याद रखो, या ऐसे लिख लो अगर बहुत आराम से आपको लिखना है, कि वो दर्पण जो बीच में से कैसे होते हैं? उभरे होते हैं। बीच में से उभरा हुआ है, यानी कि मिड में से उभरे का मतलब होता है बल्ज, जो बाहर निकला हुआ होता है, और किनारों पर दबे होते हैं। यह सिर्फ इतना कह दो कि बीच में से उभरे हुए होते हैं, ज्यादा कंफ्यूजन की जरूरत ही नहीं है, ठीक। और ऐसे दर्पण जो बीच में से दबे हुए होते हैं, ये कैसे हैं? बीच में से क्या हैं? दबे हैं। यानी कि मिड में से क्या हैं? ये दबे हुए हैं, यानी कि इनको आप कह दोगे थिन, कह दोगे कि यहां से ये कैसे होते हैं? पतले होते हैं, सिंपल। तो इन दर्पण का नाम हम कहते हैं, जो दर्पण बीच में से उभरा हुआ होता है उस दर्पण का नाम हमने बनाया उत्तल दर्पण, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर, ठीक। और इस दर्पण का नाम जो है हमने बनाया अवतल दर्पण, यानी कि कॉनकेव मिरर। अब देखो, एक बात बड़ी समझने की है यहां। एक बच्चा ये कहता है कि यार भैया एक बात बताओ, तुम इसको ऐसे कैसे कह सकते हो कि ये उभरा हुआ है, बीच में से उभरा हुआ है? भाई अगर ये इधर से उभरा हुआ है तो इधर से दबा हुआ भी तो है, और इसको कैसे दबा हुआ कह सकते हो? अगर ये यहां से दबा हुआ है तो यहां से उभरा हुआ भी है। मैं कहता हूं बात तो तेरी ठीक है भाई, लेकिन हम जो परिभाषा बनाते हैं ना, हम उस सतह के हिसाब से परिभाषा बनाते हैं, उस सरफेस के हिसाब से परिभाषा बनाते हैं, कि जो सरफेस, जो सतह, जिस सतह को हम देख रहे होते हैं, जिधर पॉलिश करते हैं उधर से परिभाषा नहीं बनाते हैं। जिधर हम पॉलिश करते हैं उधर परिभाषा नहीं बनाते हैं। जिधर से लाइट आके पड़ सके, रोशनी पड़ सके, प्रतिबिंब बन सके, उधर से परिभाषा बनाते हैं। तो इस पर इधर तो पॉलिश हो गई ना, तो परिभाषा कहां से बनाओगे? यहां से। इसमें इधर तो पॉलिश हो गई ना, परिभाषा कहां से बनाओगे? यहां से बनाओगे, ठीक है। ये बात सबको समझ आ गई। अब सुनो इनकी कलाकारी, ये तो बहुत आगे चल के समझेंगे अभी, कि कहां से दबेगा, कैसा प्रतिबिंब बनाएगा, छोटा बनाएगा, बड़ा बनाएगा, इसमें तो मजा ही आ जाएगा। अभी आगे देखो भाई, कल का टाइम टेबल ये है कि कल जो है, देखो चूंकि क्या है ना, कि ये बैच आपका एक लंबा चलने वाला बैच है, और इसमें आपके पास ना लोड बहुत होता चला जाएगा। अभी तो फिलहाल 5 दिन क्लास चली है, आज 5वां दिन है, शायद 6ठा दिन है, तो आपको ज़्यादा लोड नहीं लग रहा होगा। 5वां दिन है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। लेकिन अगर अभी इसको 2-3 हफ्ते हो जाए ना, तो आपको बहुत लोड लगना शुरू हो जाएगा, आपको रिवीजन के लिए समय नहीं मिलेगा। तो ये क्लास आपका मंडे टू फ्राइडे रहेंगी, सैटरडे और संडे आपको रिवीजन के लिए समय दिया जाएगा। आप ये समझो ही मत कि मेरा तो टाइम वेस्ट हो रहा है। उद्देश्य ये नहीं है कि सिर्फ पढ़ते पढ़ते चले जाओ, उद्देश्य ये है कि आपको रिवीजन भी करना है, आपको याद भी करना है। तो फ्राइडे, सैटरडे और संडे आपको रिवीजन के लिए दे जाएंगे। इस बैच की सारी क्लासेस मंडे टू फ्राइडे चलेंगी, ठीक है। अच्छा, केमिस्ट्री चलेगी फिजिक्स होने के बाद में। अब मुझे ये बात समझ में आ गई। अब देखो अगर मैं क्या करूं, यहां ना अंधेरे में थोड़ा दिखेगा नहीं,
मैंने जुगाड़ तो पूरा का पूरा आपके लिए कम से कम 1000 रुपये खर्च करके 2 चीज़ें मंगाई, बट बात बनी नहीं। मैं आपको प्रैक्टिकल से दिखा दूंगा। अगर प्रैक्टिकली मैं करके दिखाऊंगा, अगर आपको ये किरणें दिख पाएँ जो इस लेजर से निकल रही हैं, जो कि नहीं दिख रही होंगी, शायद अभी थोड़ी बहुत दिख जाएगी, यहाँ हल्की फुल्की बोर्ड पे पड़ती हुई दिख जाएगी, इससे एक किरण निकल रही है, वो यहाँ बहुत रोशनी की वजह से नहीं निकल रही है। अगर क्या हो कि यहाँ से ना 2 किरणें निकल रही हैं, ये 2 लेजर की रोशनी निकल रही है, मैं प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा आपको। क्या हो कि मैं इनके बीच में अलग अलग दर्पणों को रख दूं, अलग अलग मिरर को रख दूं, तो ये क्या करेंगे, देखो क्या करेंगे, वो मैं तब आपको करके दिखाऊंगा, अभी फिलहाल बस ऐसे ही समझ लो। देखो दोस्त, होगा क्या कि अगर कोई प्रकाश की किरण आ रही है और वो ऐसे चल के आ रही है, जंग 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 जंग, और वो इससे टकराती है, तो वो क्या होगी ना, वो फैल जाएगी। ऐसे कोई किरण आ रही है, वो इससे टकरा के ऐसे दूर चली जाएगी। तो ये क्या करता है कि आने वाली किरणें जब इससे टकराती हैं उत्तल दर्पण से, कॉन्वेक्स मिरर से, तो ये उनको फैला देता है। और वहीं अवतल दर्पण देखो, कॉनकेव मिरर देखो, जब ये किरणें ऐसे ऐसे आके टकराती हैं, ऐसे और ऐसे, तो ये क्या करता है, इनको ना एक ही पॉइंट पर मिला देता है, ऐसे करके। लाइट बंद कर दूं? अरे नहीं, लाइट बंद करूंगा तो फिर देखो फोन से क्या होगा ना, ऐसे ऊपर से शूटिंग हो जाएगी, लेकिन लाइट बंद करूंगा तो कैमरा तो सामने ही है ना, फिर उससे शूटिंग कैसे होगी? तो इस वाले कैमरे से शूटिंग नहीं होगी, शूटिंग होगी 2 हाथ वाला कैमरा होता है, उससे मैं दिखा दूंगा आपको, मैं शॉट डाल दूंगा, कल परसों तक शॉट डाल दूंगा, वो आपको दिख जाएगा। लाइट बंद करके भी नहीं दिखेगा, ये लो मैं आपकी तसल्ली के लिए कर देता हूँ, बस पूरा ये ना बंद हो जाए सेटअप, कुछ कहीं बोर्ड और कैमरा ही बंद हो जाए। देख लो, अब ऐसे तो दिख रही हैं, ये दिख रही होंगी आपको, 2 लेज़र बीम निकल रही हैं, है ना, सामने की तरफ, लेकिन फिर उसकी इमेज प्रॉपर नहीं नजर आएगी। ये तो दिख रहे होंगे आपको, ये टंग टंग डूम 2 लेजर लाइट थी, लेकिन अब इसमें मैं वो कहाँ रखूँ, मिरर कहाँ रखूँ, रखूंगा तो वो दिखेगा ही नहीं आपको। कोई नहीं, उसको मैं वीडियो से दिखा दूंगा, उसकी चिंता आप मत करिएगा। चलो, तो ये अभी मान लो फिलहाल आप कि ये दर्पण क्या करता है कि इस पर जो किरणें आकर टकराएंगी, जो किरणें इस पर आकर टकराएंगी, वो इससे क्या हो जाती हैं, मिल जाती हैं। ठीक है, अब इसलिए इस दर्पण का नाम क्या दिया जाता है कि भैया तू तो यार लोगों के ना दिलों को बिखेर रहा है, तो इसका नाम हमने दे दिया अपसारी दर्पण, कि भैया सुन, तेरा नाम है अपसारी दर्पण, यानी कि डायवर्जिंग मिरर, कि तेरा नाम होगा डायवर्जिंग मिरर, तू तो यार किरणों को बिखेर रहा है ना। और ये क्या है, ये है, इसका नाम हमने दिया कि भाई तू जो है ना किरणों को इकट्ठा कर रहा है, तो इस वाले दर्पण का हमने नाम दिया अभिसारी दर्पण। अगर आप हिंदी पे थोड़ी अच्छी कमांड रखते हैं तो अभिसारी का मतलब इकट्ठा ही करना होता है, अभिसारी दर्पण। यानी कि तेरा नाम क्या है भाई, तेरा नाम है कन्वर्जिंग मिरर। अब सवाल क्या बनेगा, टक से सवाल बनेगा, यूं कैसे पूछो सुनो, कहेगा प्रकाश की 2 समांतर आती हुई किरणों को कौन मिरर इकट्ठा करता है, भैया अवतल दर्पण करता है, भैया कौन के मिरर करता है, कौन फैला देता है, भैया उत्तल दर्पण फैला देता है, कन्वेक्स मिरर फैला देता है। कौन सा ऐसा दर्पण है जिसे हम अभिसारी दर्पण कहते हैं? कन्वर्जिंग, अभिसारी का मतलब कन्वर्जिंग दर्पण, कन्वर्जिंग मिरर किसको कहते हैं? तो अभिसारी दर्पण अवतल दर्पण है, और भैया अपसारी दर्पण डायवर्जिंग मिरर तो अपना उत्तू भैया है, उत्तू भाई। तो आई बात आपको समझ में कि जी हाँ भैया, मुझे बहुत बढ़िया समझ में आ गया है। ये सवाल यहां से बनेगा और हमें इसको दिमाग में रखना है। अच्छा, अब एक और बात सुनिए, एक और बात बड़े ध्यान से सुनिए। आपको इमेज कैसे बनानी है, अपने मन में इनकी छवि कैसे बनानी है? आप ये कहो यार भैया ये जो है ना लोगों के दिलों को ना बिखेर रहा है, लोगों के दिलों को बिखेर रहा है, ये बुरा आदमी है यार, और ये लोगों के दिलों को मिला रहा है, ये बहुत ही अच्छा आदमी है। जो लोगों के दिलों को मिलाएगा वो बहुत ही अच्छा आदमी है, और जो लोगों के दिलों को बिखेरेगा वो बहुत ही बुरा आदमी है। सर जी इन दोनों के नाम में बहुत कन्फ्यूजन होता है, कौन क्या करता है। आज के बाद तुम्हें अपने नाम में कन्फ्यूजन हो जाएगा, मैं क्या करता हूं, लेकिन इनके नाम में नहीं होगा, ये मेरा तुमसे प्रॉमिस है, ऐसा मेरा वादा है। इसके बाद आपको कोनो कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है? तो जल्दी बताओ कि हाँ जी भैया मुझे आपकी ये बात समझ में आ गई है कि कौन सा दर्पण कैसन काम करता है और कौन से दर्पण का क्या क्या नाम होता है। अगर आपको समझ में आ गया हो
तो फिर हम आपको गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ बहुते बहुते इंपॉर्टेंट डेफिनेशन लिखवाएंगे। क्या क्या डेफिनेशन होंगी? अच्छा, मैं क्या करता हूँ ना कि इन डेफिनेशन को आपको समझा देता हूँ, पहले अच्छे अच्छे तरीके से समझा देता हूँ और फिर आप लिखते चले जाइएगा। मैं एक ही बार में सारी डेफिनेशन समझा रहा हूँ और उनको हमने स्लाइड में अच्छे से लिखा हुआ है, आप वहाँ से आराम से नोट कर लीजिएगा। चलो, थैंक यू। ऐसी फिजिक्स पढ़ी ही नहीं कभी, अच्छा लग रहा है आप पढ़ाते हो। थैंक यू, बहुत सारा आभार आप सभी का। नींद भाग गई, मज़ा आ रहा है, बहुत बढ़िया यार। बहुत सारे अच्छे अच्छे आपके कमेंट्स होते हैं, पॉजिटिव कमेंट्स होते हैं, तो उसके लिए बहुत सारा आभार, थैंक यू। और उसके साथ मेरी ना मेहनत और बढ़ जाती है, मतलब मुझे अंदर ही अंदर ऐसा लगता है यार ऐसा ना हो कि ये टॉपिक इनको बहुत अच्छा समझ में आ गया और कोई टॉपिक मुश्किल भी आएगा तो वो पता नहीं अच्छा समझ में नहीं आए, लेकिन ऐसा अभी तक हुआ नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि टॉपिक आसान भी आएंगे, मॉडरेट भी आएंगे, मुश्किल भी आएंगे, वो डिपेंड करेगा कि आप कितनी मेहनत उसको कर रहे हैं सीखने में। मेरी तो हमेशा ही 100% मेहनत होती है, आप कितना ध्यान से सुन रहे हैं और कितना ध्यान से आप सीख रहे हैं। चलो, मुझे ये बात समझ आती है। अब सुनो, आपसे पूछेगा कि दर्पण से संबंधित कुछ मुख्य परिभाषाएं, और वहां से सवाल भी बनता है। देखना क्या, जैसे मान लीजिए मैंने एक ये अवतल दर्पण रखा, कॉनकेव मिरर रखा। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आप अवतल ही रखो, आप उत्तल भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो डेफिनेशन सबके लिए सेम है। तो वो कहेगा सबसे पहले, चलो सबसे पहले इस डेफिनेशन को पढ़ते हैं कि ये जो दर्पण है ना, ये जो मिरर है, इसके बीचों बीच का पॉइंट क्या कहलाता है? तो देखो, इसके बीचों बीच का जो हिस्सा है ना, ये वाला, ये कहलाता है P फॉर पोल। इसको कहते हैं हम ध्रुव। मैं नंबर डालता रहूंगा। ये जो दर्पण के बीचों बीच का हिस्सा है, इसको हम कहते हैं दर्पण का ध्रुव, दर्पण का पोल। आगे पूरी फिजिक्स में ये खेल लंबा चलेगा। पूरी फिजिक्स में मैं बार बार यही कहूंगा, इस पूरे चैप्टर में दर्पण का ध्रुव, दर्पण का पोल, दर्पण का ध्रुव, दर्पण का पोल। आपको खुद समझ में आना चाहिए फिर कि भैया जी ये दर्पण के बीचों बीच के हिस्से की बात कर रहा है आदमी, ठीक है। अब जो रेखा इससे निकल के जाती है, आह भैया, ये जो लाइन इसके बीचों बीच में से हमने गुजरती हुई मानी, इसका नाम हम देते हैं मुख्य अक्ष। आप निश्चिंत रहो, इसकी परिभाषा मैंने लिख दी है ना, कि ध्रुव क्या होता है, दर्पण के बीचों बीच का हिस्सा। मुख्य अक्ष क्या होता है कि वो रेखा जो दर्पण के ध्रुव से होकर गुजर रही है। अभी बस आप इतना समझ लो, फिर इसको आगे पढ़ लेना। प्रिंसिपल एक्सेस, मतलब इनकी थ्योरी आगे मैंने लिखी हुई है, अभी बस यहां से समझते हुए चले जाइए, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सेस भी समझ में आ गया। उसके अलावा अब सुनो, अब आती है मजेदार कहानी। मजेदार कहानी भैया, क्या सुनो, हमने आपको ये बताया कि ये जो दर्पण है ना, ये आने वाली किरणों को क्या करता है, ये इकट्ठा कर देता है। यार इसमें लाइन कहाँ है? चलो खैर, ये क्या करता है, आने वाली किरणों को इकट्ठा कर देता है, ठीक है। यानी कि अगर कोई प्रकाश की किरण इस पर ऐसे आगे टकराएगी तो ये क्या करेगा कि उनको ऐसन ऐसन इकट्ठा कर देगा, ऐसन ऐसन इस पॉइंट पर इकट्ठा कर देगा। तो कोई भी अवतल दर्पण जिस पॉइंट पर किरणों को इकट्ठा करता है, उसको हम बोलते हैं उस दर्पण का फोकस, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है फोकस, और फोकस को हम दिखाते हैं कैपिटल F से। और फोकस का मतलब है कि किरणें आई और आकर टकराने के बाद मिल गई, तो जिस पॉइंट पर मिल रहे हैं वो पॉइंट इसका फोकस हो जाएगा। अच्छा, अब तुम कहोगे यार भैया एक बात बताओ, यार ये जो उत्तू भाई है ना अपना अवतल दर्पण भाई जो है, मैं इसको अगले पेज पे ले लेता हूं, है ना, एक सेकंड रुको, इसको हम अगले पेज पे लेते हैं, यहां आ जाएगा। एक सेकंड का समय दो मुझे बस, अगर ये डिलीट हो पाए या सेट है। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो भाई तुम नीचे, और नीचे चले जाओ। तो अब तुम कहोगे कि यार भैया चलो ये तो मुझे समझ में आ गया कि अवतल दर्पण के केस में तो किरणें जो हैं वो आके टकराएंगी और ऐसे ऐसे करके आके मिल जाएंगी। चलो ये अवतल दर्पण में, मुझे कॉनकेव मिरर में बात समझ में आती है, लेकिन यार उत्तल दर्पण में कहाँ ठीक है ये बात, कॉन्वेक्स मिरर में कैसे ठीक है? मैंने कहा क्या दिक्कत है? वो कहेगा यार कॉन्वेक्स मिरर में तो तुमने भैया ये बताया है कि किरणें आएंगी और टकरा के ऐसे चली जाएंगी, इसका फोकस कहाँ होगा? अब सुनो, बड़ी ध्यान से सुनने वाली बात है, बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है कि उत्तल दर्पण में, कॉन्वेक्स मिरर में ये किरणें हमेशा ऐसे बिखरेंगी। देखो भाई सुनो,
ये चीजें सच में इतनी आसान नहीं है कि हम इन्हें इग्नोर कर सकें। फोकस आज तक आपने पढ़ा है, लेकिन मैं आपसे पूछूं कि बताओ उत्तल दर्पण यानी कि ये कॉन्वेक्स मिरर है, इसमें फोकस कहाँ होगा? अब इसमें फोकस होगा तो जब जब किरणें आके मिले, इसमें तो कहीं मिल ही नहीं रही। तो होगा क्या कि हम क्या करेंगे कि इन किरणों को पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, पीछे की तरफ बस खींचेंगे, इसको भी और इसको भी, और वहां तक खींचेंगे जहां तक कि ये एक दूसरे से ना मिल जाएं। जहां पर ये पीछे खींचने पर मिल रही होंगी वहीं हम क्या बता देंगे, इसका फोकस बता देंगे। तो एक बात आपको ये याद रखनी है कि देखो यहां जो फोकस है ना, ये वास्तविक फोकस है, ये रियल फोकस है। मैंने आपको कल भी बताई थी ये बात कि जब किरणों के मिलने से कुछ होता है तो उसका नाम वास्तविक होता है, उसका नाम रियल होता है। और ये ना कुछ है नहीं, बस हम इसे मान रहे हैं। ये तो किरणें बिखर रही हैं। तो जब किरणों के बिखरने से कुछ भी होता है, चाहे वो प्रतिबिंब बने, चाहे वो फोकस मिले, तो हम कहते हैं कि भैया ये ना आभासी फोकस है, ये ना बस इसका आभास हो रहा है, ये वर्चुअल है, ये रियल नहीं है। एक बार थम्स अप करो कि मुझे आभासी और वास्तविक फोकस का मतलब समझ आ गया। अब सवाल बनाएगा कि बताओ आभासी फोकस किसका होता है या वास्तविक फोकस किसका होता है, वो ऐसे पूछेगा कि बताओ रियल इमेज किसकी होती है या वर्चुअल इमेज किसकी होती है। वो ये सारी चीजें आपसे पूछेगा। तो जल्दी से बताओ। हाँ जी, मुझे आपकी ये बात समझ में आ गई है कि वास्तविक फोकस अवतल दर्पण का और आभासी फोकस उत्तल दर्पण का, रियल फोकस कॉनकेव मिरर का, वर्चुअल फोकस कॉन्वेक्स मिरर का। तो गहरी बात है ये। आज तक आपने सिर्फ फोकस पढ़ा होगा, बट आज आप ये भी पढ़ रहे होंगे कि कौन रियल होता है और कौन वर्चुअल होता है, कौन आभासी कौन वास्तविक। अब सुनो, बहुत सारे साथियों को मैं 100% कह रहा हूं ये बात इतनी ही है जितनी मैंने आपको बताई है और उतनी ही समझ में भी आ गई, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं दोबारा समझाओ। उनको ऐसा लग रहा है जैसे इसमें कुछ अतिरिक्त समझ में आ जाएगा। जब मैं पहली बार समझा रहा होता हूं ना, तब आप 100% फोकस रखो, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता, उससे ज्यादा मैं किसी भी बार में नहीं समझा सकता। बड़ी सिंपल सी बात है, जब ये किरणें टकरा के लौट गई तो हमें फोकस चाहिए, और फोकस तो वहां मिलता है जहां ये किरणें मिले। तो मैंने इनको पीछे खींच लिया, बस बना, ये कुछ है नहीं, खींच सकता ही नहीं हूं यार मैं ऐसा रियली में तो कर ही नहीं सकता। बस मैं क्या कर रहा हूं, इनको पीछे मान ले रहा हूं। सिर्फ इतना इतना ही सुनना है, इतना ही करना है। मुझे पता है कि ये सबको समझ में आ गया है, बस आपको ऐसा लग रहा है जाने इसमें कुछ और मिल जाए। इसमें कुछ और है ही नहीं, सिर्फ इतना ही याद रखना है कि जो किरणों के मिलने से बने दैट इज द आभासी यानी वर्चुअल है। ठीक है, चलो, तो ये बात मुझे अच्छे से समझ में आ गई है कि आभासी फोकस क्या होता है और वास्तविक फोकस क्या होता है। बट अभी हम ये कह रहे हैं कि सिर्फ फोकस। चलो अगली चीज देखो, चाहे उत्तल दर्पण ले लो चाहे अवतल दर्पण ले लो, अगर मेरे मित्र सखा साथी बंधु आप इसको एक पूरा गोला बनाओ, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके आप इसे एक पूरा गोला बनाओ, तो ये चलो और अच्छी कोशिश करते हैं, एक अच्छा गोला बनाने की कोशिश करते हैं। चलो ये पहले वाले से थोड़ा अच्छा है। तो इस गोले का कहीं तो एक सेंटर हमें मिलेगा, कहीं तो हमें एक केंद्र मिलेगा, यानी इसके बीचों बीच का कहीं तो हमें एक हिस्सा मिलेगा। तो इस हिस्से को हम कहते हैं वक्रता केंद्र। यानी कि तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, तीसरा पॉइंट है वक्रता केंद्र। ठीक, वक्रता केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो मैं समझा रहा हूं ना, ये सारा का सारा लिखा भी हुआ है, आप उसकी चिंता मत करिए। अब सुनो, ये तो सब समझ गए कि ये ना इस गोले का केंद्र है, बीचों बीच का हिस्सा है, लेकिन वक्रता केंद्र क्या है? क्यों ना हम इसको सिंपल केंद्र कह दें, क्यों ना हम इसको सिंपल सेंटर कह दें। क्यों सेंटर ऑफ कर्वेचर कह रहे हैं? सुनो, ये पूरे ना गोले का केंद्र नहीं है। ये क्या था, ये केवल एक गोले के हिस्से का केंद्र है, और गोले के हिस्से को हम कहते हैं वक्र। एक कर्व है, ये सिर्फ एक कर्व है। तो ये सेंटर किसका है? कर्व का, तो नाम होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सिर्फ वक्र का केंद्र है, तो नाम है वक्रता केंद्र। आज आपको हर एक शब्द का मतलब समझ आएगा। आज तक शायद आपने रटा होगा, वक्रता का मतलब ही पता नहीं होगा, लेकिन अब समझ में आएगा। वक्र का केंद्र, कर्व का सेंटर, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। वक्रता केंद्र, वक्र का केंद्र। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया। अब सुनो अगली बात। इस दर्पण के लिए एक बात याद रखना, आगे वो आगे हम नियम भी बना देंगे उसका, कि सारी दूरियां ना
दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। सारी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। तो यहां से आप ये देखोगे कि अगर मैं देखूं दर्पण के ध्रुव से और यहां तक की जो दूरी है, ये जो दूरी है, इसको मैं बोलता हूं मेरे मित्र सखा साथी फोकस दूरी। दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी बोलता हूं और मैं इसको छोटे एफ से दिखाता हूं। देखो, जो पॉइंट है, जो जगह है, उसको मैं बड़े एफ से दिखाता हूं, वो फोकस है, और जो यहां से यहां तक की दूरी है उसको मैं फोकस दूरी कहता हूं। तो नंबर चौथा पॉइंट मेरा यही आता है कि व्हाट इज द छोटा एफ। तो छोटा एफ है फोकल लेंथ, इंग्लिश में बोलते हैं इसको फोकल लेंथ, यानी कि फोकस दूरी। तो जरा बताओ कि हाँ जी, मुझे आपकी बात समझ में आ गई है कि क्या होती है फोकस दूरी, क्या होती है फोकल लेंथ। ठीक, अब सुनो, ये तो यार सबको समझ में आती होगी। अगर मैं ना थोड़ा अलग बना रहा हूं क्योंकि ये ज्यादा घुचड़ पुचड़ सा हो जाएगा। अगर मैं ये कहूं कि ये एक मिरर है और ये उसका बीचों बीच का हिस्सा है, ये दर्पण का पोल है, बीचों बीच का हिस्सा सी है, और मैं अगर इसकी सरकमफेरेंस यानी कि परिधि से यहां तक की दूरी देखूं तो ये क्या होती है भाई, बीचों बीच से और बाहर तक की दूरी त्रिज्या होती है। ये आपने शायद मैथ्स में पढ़ा हो, ना पढ़ा तो अब समझिए, ये होती है त्रिज्या। इसको दिखाते हैं हम आर से। लेकिन फिर से वही बात है कि एक वक्र की त्रिज्या है, पूरे गोले की त्रिज्या नहीं है, इसलिए इसका नाम तुम कहोगे कि भैया जो आर है ना, ये भैया ये पूरे गोले की त्रिज्या नहीं है भैया, ये केवल क्या है, ये तो भैया एक वक्र की त्रिज्या है। तो इसका नाम तुम क्या दोगे, वक्रता त्रिज्या, और इंग्लिश में इसे कहोगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहां से नोट करने की जरूरत नहीं है, ये तो सब मैंने बड़े अच्छे अच्छे तरीके से एकदम मनपसंद डायग्रामों की मदद से लिखवा दिया है। मुख्य अक्ष क्या होता है, ध्रुव क्या होता है, उसके अलावा ये सवाल हम अभी करेंगे एक साथ, और फोकस दूरी क्या होती है, उसके अलावा ये सवाल अभी करेंगे हम एक सेकंड में। मुख्य फोकस क्या होता है, फोकस को ही मुख्य फोकस कहते हैं। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूं कि मैंने सब कुछ बड़े अच्छे तरीके से लिखवा दिया है। तो जरा बताओ कि ठीक है, ये इतनी डेफिनेशन कोई बहुत बड़ी तोप चीज़ नहीं है, और मैं तो इनको अच्छे से समझ गया हूं और मैं बड़े अच्छे से इनको कर लूंगा या कर लूंगी। फटाफट से थम्स अप करो, हाँ जी क्लियर है कि ठीक है भैया, ये सारी डेफिनेशन मैंने बहुत अच्छे से समझ लूंगा, याद कर लूंगा। ठीक है, अब देखेंगे इनसे बनने वाले सवाल। अब देखो एक चीज पहले, सबसे पहले एक बहुत बेहतर सी बात मैं यहां से कंक्लूड करता हूं, कंक्लूजन निकाल रहा हूं। मतलब मैं कह रहा हूं कि देखो, ये है फोकस दूरी, और भाई यहां से यहां तक की दूरी क्या है, आर है। ठीक है, तो ये है फोकस दूरी और ये है आर। आर इतनी है, फोकस दूरी इतनी है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये जो है ना, ये ज्यादा है इससे। और कितनी ज्यादा है भैया, एग्जैक्टली 2 गुनी। तो मैं कहूंगा आर जो है ना, आर जो है ये 2 गुनी होती है एफ की। आर 2 गुनी होती है एफ की। अब सुनो, मैं बड़ी गहरी बात अगर तुम्हारे दर्द पे हाथ रख दूं तो दर्द ये है भैया, यार ये ना सुनने में तो चलो समझ में आ गया कि आर जो है ना वो 2 गुनी है एफ की, लेकिन यार लिखने में उल्टा उल्टा लग रहा है। अगर आर 2 गुनी है ना तो यार 2 के साथ आर लगाओ ना, ऐसे लिखो। ये दर्द किस किस का है? तो साथी ऐसे दर्द को निवारण के लिए आप सिंपल एक काम किया करो। अगर मैं ये कह रहा हूं आर 2 गुनी है और ये रिलेशन ठीक है या नहीं, तो आप एक काम करो, एक एग्जाम्पल उठाओ और उसमें एफ की कुछ वैल्यू मान लो। मान लो हमें सवाल में दिया गया एफ 10 सेंटीमीटर है, तो आर बताओ। तो इस फॉर्मूले से आर कितनी हो जाएगी, 2 गुणा एफ। एफ की वैल्यू 10 है तो ये कितनी हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर। मतलब क्या यहाँ पर मुझे समझ में आ गई कि हाँ ये इसकी 2 गुनी होती है, ये इसकी 2 टाइम्स होती है। तो रिलेशन यही सही है। तुम्हारे वाले रिलेशन से ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है बच्चा पार्टी, अब सुनो, एक गड़बड़ तुम क्या करते हो, एक बहुत ब्लंडर मिस्टेक बता रहा हूं तुम्हारी। तो मतलब पढ़ते तो हो लेकिन छोटी छोटी गलतियों के चलते गड़बड़ कर देते हो सब कुछ। देखो, हमने एक रिलेशन पढ़ा कि R बराबर 2F है। ठीक है, अब देखो अगर मैं इस 2 को यहां ले आऊंगा तो ये 2 ना नीचे आ जाएगा यहां, और F यहां बच जाएगा। तो मतलब ये तो दोनों बातें एक ही हैं। लेकिन बहुत सारे साथी क्या सोचते हैं, उनको सिर्फ कितना मतलब है कि इसमें ना कुछ 2 गुना वो गुना होता है, वो इसको भी सही मान बैठते हैं। और अगर मैं यहाँ F लिख दूं बटे 2 लिख दूं, यहाँ R लिख दूं, वो इसको भी सही मान बैठते हैं। लेकिन आप समझो कि ये उल्टी बातें हैं, ये गलत बात है। जब सवाल आता है
मतलब हमने पढ़ा तो सही, लेकिन हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि कौन किसका दो गुना है, सिर्फ इतना, कौन किसका डबल है। लेकिन हमने ये नहीं पढ़ा अच्छे से यार, आर एफ का डबल था या एफ आर का डबल था। तो आप समझना कि ये और ये चीज सही है, ये और ये चीज गलत है। इसमें आप गड़बड़ झाला कर देते हो, जो कि आपको नहीं करना है। अगर आप इतनी सारी चीजें समझ गए हों तो मुझे आज्ञा दो कि भैया जी अब हमें तुम कुछ सवाल करवाओ यार, कुछ क्वेश्चंस करवाओ। और मैंने आपको बता दिया कि आप कहाँ झोल मटोल चीजों में करते हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर वक्र मतलब गोला या बॉल है क्या? क्यों ऋषिकेश, बताओ क्यों? मैं तुमसे पूछता हूं, क्या मैं तुमसे कहूं कि क्या पानी का मतलब आग है क्या? क्यों हमें जबरदस्ती उसको दूसरी चीज बना रहा है? भाई वक्र का मतलब है सिंपल एक ऐसी सतह है बस, जो सीधी नहीं है, गोल है, हल्की मतलब ऐसी कर्व है। गोल का मतलब होता है गोला यार, गोल मत कहो उसको ना, कर्व कहो उसको, कर्व कहो, वक्र कहो, है ना? तो गोला या बॉल क्यों कहेंगे हम? कर्व का मतलब कर्व है, वो सिंपल एक वक्र है। अब डेफिनेशन आप बाद में आराम से नोट करिएगा, सारी डेफिनेशन मैंने अच्छे से लिखवाई हुई है। वक्रता त्रिज्या की लिखवाई हुई है, मुख्य अक्ष की लिखवाई हुई है, और ध्रुव की लिखवाई हुई है, पोल की लिखवाई हुई है। उसके अलावा अब ये सवाल करके दिखाओ, एएलपी और टेक्नीशियन का आया हुआ सवाल है 10 अगस्त 2018 शिफ्ट 2 कि गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंबित सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर कॉल्ड? बताओ। ये कह रहा है गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंबित सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड? बताओ। अब बताओ तुम क्या उत्तर करोगे? बहुत बढ़िया भाई, थैंक यू कमलेश भाई, थैंक यू आपका। अब देखो यहां बड़ा कंफ्यूजन है। अबे तुम भैया, अबे यार देखो यार, ये डी वाले तो एक तरफ हट जाओ पहले तो, ये डी वाले एक तरफ हट जाओ। फोकस तो बिल्कुल नहीं कह सकते यार, फोकस तो वो बिंदु होता है जहां से किरणें मिलती हैं या मिलती हुई बस नजर आती हैं, मिलती हैं अवतल दर्पण में, मिलती हुई नजर आती हैं उत्तल में, वहां क्योंकि मिल नहीं रहे ना एग्जैक्टली, बस वहां मिलती हुई नजर आती हैं। यार फोकस कोई बीच सेंटर थोड़ी है, फोकस तो सिर्फ फोकस है। अब तुम एक चीज में कंफ्यूज हो रहे हो। देखो हमने सेंटर के नाम पर दो चीजें पढ़ी, कौन सी चीजें पढ़ी केंद्र के नाम पर? देखो ये पॉइंट भी बीचों बीच में है जिसका नाम हमने पोल दिया, और मेरे मित्र सखा बंधु साथी ये जो पॉइंट है ये भी बीचों बीच में है। अब मैं कौन से का उत्तर करूं? देखो इसने कहा है, एक चीज समझो कि गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंबित सतह, यानी कि वो सतह, वो सरफेस जहां से रिफ्लेक्शन होता है। व्हाट इज द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस? रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी सतह। अच्छा चलो हर चीज छोड़ो, तो ये कह रहा है कि गोलाकार दर्पण की सतह का केंद्र, चलो ये भी छोड़ दो, सतह का केंद्र, गोलाकार दर्पण के सतह का केंद्र। देखो मेरे मित्र सुनो कि हमने इस डायग्राम को कैसे बनाया है। भाई ये दर्पण था, सुनना बड़े ध्यान से, ये दर्पण था। अब बहुत ध्यान से सुनने की बात है, ये दर्पण था, इसके बीचों बीच के पॉइंट को मैंने पोल माना है। बहुत ध्यान से सुनना, इसके बीचों बीच के पॉइंट को मैंने पोल माना है, और ये जब दर्पण को मैंने ऐसे घुमाया है तो ये तो हवा में चल रहा है ना सब कुछ। भाई मैं ये मान रहा हूं सिर्फ कि यार ये गोला यहां पूरा होगा, मैं मान रहा हूं। देखो मैं मानी हुई चीजों को हमेशा डैश से दिखाता हूं, इंजीनियरिंग में मानी हुई चीजों को डैश से दिखाया जाता है। डैश का मतलब है मानी हुई चीजें। सुनो बड़े ध्यान से, तो यहां कोई सतह थोड़ी है, यहां कोई सरफेस थोड़ी है। सरफेस तो वो है जो दिखे, जो हो वास्तव में, ये तो सिर्फ मैंने माना है। ये कोई यहां कुछ है थोड़ी, यहां से क्या परावर्तन होगा यार? परावर्तन तो तभी होगा जब यहां से टकराएगी किरण। और परावर्तक सतह कौन सी है? भाई परावर्तक सतह तो ये है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो ये है, और इसके बीचों बीच के पॉइंट का मतलब मैंने यहां पोल माना हुआ है, ये मान लिया मैंने पोल, यानी कि ध्रुव, यानी कि मतलब वो यहां पर है, इसके बीचों बीच में है। तो कुल मिलाकर परावर्तक सतह कह रहा है तो तुम यहीं तक लिमिटेड हो गए बस। जो भी है यहां का है, ये कुछ है ही नहीं, यहां तो हवा है, यहां कोई सतह थोड़ी है, यहां कोई सरफेस थोड़ी है ना? तो परावर्तक सतह कौन सी है? ये है भैया, यहां से होगा रिफ्लेक्शन, और इसके बीचों बीच का बिंदु क्या है? ठोक के बोलो, पोल है। सुनो दुनिया को वक्रता केंद्र लग रहा होगा इस क्वेश्चन का आंसर, लेकिन आप समझ गए कैसे खेलता है आपके साथ में एग्जामिनर।
अगर वो कहे कि गोलीय दर्पण के वक्र का केंद्र क्या होता है, कर्व का सेंटर क्या होता है, तो तुम कह देना वक्रता केंद्र। लेकिन कहे कि प्रतिबिंबित सतह का केंद्र, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर, तो भैया कहना ध्रुव यानी पोल। अब समझ में आया आपको? फटाफट से बताओ कि ठीक है भैया, अब मैं गड़बड़ नहीं करूंगा। ठीक है ना मजेदार सवाल। तो ऐसे जब आप ऊपर ऊपर से पढ़ते हो ना, तो चीजें ऐसे गलत होती हैं, ये गड़बड़ झाला होता है। चलो अगला सवाल का उत्तर बताओ। अच्छा, एक नई परिभाषा और पढ़ लो। देखिए, एक परिभाषा होती है अपर्चर। अपर्चर का मतलब होता है द्वारक। द्वारक क्या होता है? देखो, द्वारक का मतलब है कि जैसे हमने कहा ये एक दर्पण है, तो इस दर्पण की, ये एक दर्पण है, ये एक मिरर है, तो इस मिरर का हाइट कितनी है, इस मिरर की ये वाली ऊंचाई कितनी है, इसकी हाइट कितनी है। मतलब अगर आप इसको सिंपली यहां देखोगे ना, तो मैं कहूंगा मुझे बस यहां से यहां तक की सीधी हाइट बता दे भाई, यहां से लेके यहां तक की सीधी हाइट, खड़ी हाइट, खड़ी। ऐसा नहीं है इसमें दबा के देखूंगा, नहीं, ऐसा नहीं है कि ये वाली हाइट बता ना, मैं कहूंगा सिर्फ खड़ी हाइट बता दे कितनी है। इसी को हम दर्पण का द्वारक कहते हैं, मिरर का अपर्चर कहते हैं। सिर्फ ये जो चीज है, इसी चीज को हम दर्पण का द्वारक कहते हैं, मिरर का अपर्चर कहते हैं। ठीक है, चलो अपर्चर हो गया। फोकस दूरी की परिभाषा मैंने लिखवा दी है यहां। इसका उत्तर करो। आरआरबी ग्रुप डी 17 अगस्त 2022 कि गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या आर और फोकस दूरी के मध्य सही संबंध क्या होगा? बताओ। करिए इस क्वेश्चन का आंसर। तो आप कहोगे कि यार बड़ी सिंपल सी बात है। मैं तो भाई देखो ये जानता हूं, ऐसे सवालों में ना ऑप्शन देखने से पहले अपना फैक्ट लिखो जो तुम्हें आता है। तो मैंने तो ये पढ़ा कि आर जो होती है ना, वो दोगुनी होती है फोकस दूरी की। क्या ऐसा कोई हमें डायरेक्ट रिलेशन दिया हुआ है? आर बराबर 2f तो नहीं दिया हुआ। तो मैं दूसरे तरीके से कैसे लिख सकता हूं कि अगर ये दो यहां आना चाहे तो बिल्कुल आ सकता है। यहां क्या बच जाएगा? f बच जाएगा। तो f बराबर r/2 हो जाएगा। f बराबर r/2 और राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। देखो यार, एक बच्चा कह रहा है जी ए उत्तर लगा दिया। यार समझो तो सही, ए क्या कह रहा है? ए कह रहा है 1/r बराबर 2/f। क्या ये हमारे इससे मैच कर रहा है? अगर तुम इसको देखो भी तो यहां इसकी मल्टीप्लाई कर दो, यहां इसकी मल्टीप्लाई कर दो। मतलब इसको सिंपल बनाने के लिए f की 1 में गुणा हो जाएगी और 2 की r में गुणा हो जाएगी। तो जरा बताना क्या ये और ये बात सेम है? नहीं यार, ये बात गलत है। ठीक है, ये बात गलत है। देखो यार, एक बहुत सिंपल सी बात मैं आपको बता रहा हूं। आप कोई भी एग्जाम दो, एग्जाम ऐसा नहीं होता कि हमेशा मुश्किल क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम में हमेशा तोप सवाल आते हैं। हाँ, कुछ आते भी हैं तोप सवाल, और तोप सवाल ऐसे होते हैं उन्हें वो हो ही नहीं पाते हैं एग्जाम में। तुमसे नहीं, वो उससे भी नहीं हो पाएंगे जो उस एग्जाम का टॉपर होगा, वो भी छोड़ के आएगा। लेकिन कभी उन सवालों में ना सिलेक्शन नहीं होता। पेपर में देखो 3 तरह के सवाल आते हैं। अगर मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात बताऊं, आप यूं मानो कि 60%, 30% और 10%। 10% सवाल ऐसे हैं जो बहुत हार्ड हैं, ये हमेशा छोड़ने के लिए बने होते हैं, इनको कोई नहीं करता। 60% सवाल इजी हैं, आसान हैं, इनको हर वो बच्चा करके आएगा जिसने थोड़ी सी भी तैयारी कर ली होगी। जो थोड़ी बहुत भी तैयारी कर लेगा, सिंपल सिंपल सवाल पूछ ले कि बताओ अवतल दर्पण अभिसारी है या अपसारी है, जिसने याद किया हुआ है कर आएगा। अब बात आती है इन सवालों की। ये सवाल 30%, देखो ये सवाल अगर आपने सही कर दिए तो आप रिजेक्ट होने से बच जाएंगे, क्योंकि इन सवालों में ये सवाल सिलेक्शन कराएंगे नहीं आपका, ये आपको सिलेक्शन से दूर ले जा सकते हैं अगर तुमने गलत की है। ये बड़े आसान आसान सवाल होते हैं, देखते ही होने वाले सवाल कि भैया बाबर की मृत्यु कब हुई, सन पूछ लेगा, वो हो गए। तो ये वो सवाल हैं, तुमने अगर ये गलत किए तो मौत है, फिर नहीं कोई भी बचा सकता। तो इनको वो भी कर देगा जिसने थोड़ा पढ़ा है, इनको वो भी कर देगा जिसने अच्छा पढ़ा है। बट कई बार जब जिसने अच्छा पढ़ा है अगर वो इनको गलत कर रहा है तो फिर उसे कोई नहीं बचाएगा। अब आते हैं ये सवाल, जिसने हल्का हल्का पढ़ा है ना ऊपर ऊपर से, वो यहां फ्लैट हो जाएगा। वो ये सवाल हैं, वो ये सवाल हैं जिसको सिर्फ ये पता है ना कि आर और एफ के बीच में ना 2 का संबंध है, उसके लिए ये भी बात सही 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 है। उसको नहीं पता गहराई में अंतर, समझे? उसको, उसने पढ़ा दर्पण का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है, उसको नहीं पता कि सरफेस का केंद्र पूछा है, सतह का केंद्र पूछा है।
वो नहीं कर पाएगा ऐसे सवालों को। तो ऐसे सवालों को कौन, ये वो सवाल हैं, इनको कहता हूं मैं मीडियम सवाल। असल में तुम्हारा सिलेक्शन यहां छिपा हुआ है। अगर तुम्हारी ऐसे सवालों पे कमांड है, तुम ऐसे सवालों को एग्जाम में आप करके आ जाओ, तो ही तुम समझना तुम्हारा सिलेक्शन है। क्या मैं सही कह रहा हूं कि मॉक टेस्ट में वाकई में बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जिन्हें तुम आराम से कर देते हो, और बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जिन्हें बाद में देखकर ऐसा लगता है यार मैं कर तो सकता था, बट मुझसे छोटी सी गलती की वजह से गलत हो गया। और ये हमेशा होता रहेगा जब तक आप अपने सिलेबस पर बहुत अच्छी कमांड नहीं बनाओगे, जब तक आप चीज़ों को बहुत ध्यान से नहीं देखोगे, जब तक आप हर बात पे अच्छे से नहीं सुनोगे। समझ गए? तो भाई यहां पर आपको कमांड बनानी है। उम्मीद है आप मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे, और ये तब तक नहीं बनेगी जब तक आप चीज़ों को ध्यान से नहीं देखोगे। अगला सवाल है आरपीएससी एलडीसी 10 जनवरी 2014, इसी परीक्षा का आया हुआ सवाल है। भैया ध्यान से करो एक बार। तो इन 30% पे हमें कमांड बनानी है, और ये 30% देखो ऐसा नहीं है कि आपको कुछ अलग पढ़ने से आएंगे, नहीं, ये 30% है पढ़ने के साथ आंखें खोलकर उत्तर करने से, हेडिंग के साथ पढ़ने से। पढ़ तो रहे हो, याद तो है R बराबर 2F है, F बराबर 2R, बट इतना ही नहीं पता कि कौन सा सही है। तो ये सवाल आएंगे जब आंखें खोल के पढ़ोगे, हेडिंग के साथ चीजों को याद करोगे, है ना। बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर हो जाएगा, अब तुम गलती नहीं कर रहे हो, R बराबर 2F, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। अगला सवाल बताओ, आरआरबी ग्रुप डी 22 अगस्त 2022, किसी दिए गए गोले दर्पण की वक्रता त्रिज्या -20 सेंटीमीटर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है -20 सेंटीमीटर, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करो, फोकल लेंथ ज्ञात करिए। मैंने पढ़ा है R बराबर 2F, R की वैल्यू कितनी है -20, 2, F की वैल्यू मुझे निकालनी है, 2 से 10 बार कट जाएगी, माइनस का 10 बचेगा, यानी कि F की वैल्यू हो गई -10 सेंटीमीटर। ये मत कहना भैया F को इधर ले गए हो, इसको इधर ले आए तो प्लस का हो गया, नहीं। जब दोनों की साइड बदलते हो ना, तब साइन चेंज नहीं होता है, क्योंकि चेंज होगा तो इसके लिए भी होगा, इसके लिए भी होगा, वो अंतर बराबर हो जाएगा। तो हम यही मान लेते हैं कि दोनों की साइड बदलोगे तो उत्तर नहीं चेंज होगा, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, जैसा है वैसा ही रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो F की वैल्यू आ जाएगी -10 सेंटीमीटर। अभी भी बहुत सारे साथी बी उत्तर कर रहे हैं, उनको यही फर्क, उनको वो माइनस की कद्र ही नहीं कर रहे। वैल्यू करो भाई, माइनस कहाँ चला जाएगा, माइनस है तो है। अगर ना दिया होता किसी भी ऑप्शन में माइनस, तो इसको कुछ और देता वो, बट अगर माइनस दे रखा है तब तो आपको उसकी कदर करनी पड़ेगी ना। मुख्य फोकस ये डेफिनेशन सब मैंने लिखवा दी हैं, और मेरे हिसाब से हाँ। अगला सवाल कि वह बिंदु जिस पर सभी किरणें मिलती हैं, बताओ वो कौन सा पॉइंट होता है जिस पर सभी किरणें आकर मिलती हैं। मैं फिर से रिकॉल करा दे रहा हूँ, ये एक अवतल दर्पण है, कॉनकेव मिरर है, और किरणें आकर जहां मिल रही थी, यानी कि ये वाले पॉइंट की बात कर रहा है वो, जिस पर सभी किरणें आकर मिलती हैं। बताओ जरा। बहुत बढ़िया। तो उसको हम क्या कहते हैं, फोकल पॉइंट कहते हैं, या फोकस पॉइंट कहते हैं, फोकस बिंदु कहते हैं। तो साथी ये हो गया आज कि गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं, वो आप सबने याद कर ली, और तुरंत ही आपने उनके 5-6 क्वेश्चंस भी कर लिए जो कि आपसे हो गए हैं। यही एक तरीका हम फॉलो करेंगे, जिस टॉपिक के साथ जो सवाल आता जाएगा उसका वही निपटारा करते हुए चले जाएंगे, ताकि बाद के लिए कुछ भी छूटे ही ना। बस आपसे मेरा नम्र निवेदन यही है, भैया रिवाइज करो। कल सैटरडे और संडे है, ना केवल फिजिक्स को बल्कि हर एक विषय को शुरू से लेकर रिवाइज करो। कंटेंट खत्म हो गया है, मैंने आपसे वादा किया था लास्ट में ये बताऊंगा रिवीजन क्यों जरूरी है, बस वो बता रहा हूँ। जिसको नहीं सुनना वो जा सकते हैं, जिनको सुनना है रुकिए। देखो बात ये होती है, मैं बहुत साइंटिफिक बात आपको बता रहा हूँ, हमारा दिमाग ऊपर वाले ने याद रखने के लिए बनाया ही नहीं है। क्यों नहीं बनाया, इसलिए नहीं बनाया। आप आज सुबह से सोचिए आपने क्या क्या किया। आप अगर कहीं बस में बैठे हुए जा रहे हैं तो आपने तमाम दुकानों पे लगे हुए पोस्टर, इश्तेहार सब पढ़े, जितने ठेले वेले सब बीच में आए सबके नाम पढ़े आपने, मशहूर इंदौरी पोहा, राम जलेबी की राम भरोसे की जलेबी, या अग्रवाल सैनिटरी भंडार, सब सुना आपने, सब पढ़ा। उसके अलावा दोस्तों से बातें की किसी तीसरे आदमी के बारे में, बहुत बेकार आदमी है यार, उससे तो बात भी करने को मन नहीं करता, किसी की तारीफें भी की होंगी, है ना। ये सब चीज़ें ये होती हैं। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम पूरे दिन भर में केवल सिलेबस की चीज़ें पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं। अब देखो हमारे दिमाग में वो चीज़ें रह गई,
अब अगर ऐसी ही सारी चीज़ें इकट्ठी होती चली जाएं तो इंसान ना बहुत पगला जाएगा। क्यों? आपने देखा होगा, एक तो हमें सपने आते हैं, ड्रीम्स आते हैं, और ड्रीम्स क्या होता है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं, अब तक ज्ञात तो कुछ ऐसा है कि जो आपने कभी कहीं देखा है, सोचा है, उनका एक न्यूरॉन्स कनेक्शन बनते हैं इसमें। और बहुत विचित्रता भी है, कई बार ऐसा भी होता है कि आज तक जो चीज़ हमने नहीं देखी वो भी सपने में आती है, तो वो एक अलग क्वेश्चन मार्क है, वो तो भाई अलग की बात है। बट मैं अभी बता रहा हूँ कि ज़्यादातर सपने उन्हीं चीज़ों से आते हैं जो हमने देखी हुई होती हैं, दिन भर में सुनी हुई होती हैं, और हमारे दिमाग पे उनका गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर ऊपर वाला ऐसे ही हमें बना के छोड़ देता तो बड़ी समस्या होती, हम पगलाए रहते, सपने उल्ट पुल्ट सपने आते, कुछ भी हो रहा होता, कहीं जलेबी हमारे सर पे गिर रही होती, कुछ भी हो रहा होता, वही चीज़ें हमें बार बार याद होती, कुछ नई चीज़ याद ही नहीं होती। तो दिमाग क्या करता है कि जब आप सो जाते हो तो दिमाग ना फिल्टर करता है, वो इन्फॉर्मेशन को डिलीट करना शुरू करता है। और वो ऐसा क्यों करता है? उसको पता है यार, अगर नई इन्फॉर्मेशन, कल को नई इन्फॉर्मेशन आनी है, पुरानी नहीं हटाऊंगा तब तो बहुत सारी फर्जी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। अब उसके सामने ये चैलेंज आया कि उसको इन्फॉर्मेशन को डिलीट तो करना है, बट वो इन्फॉर्मेशन डिलीट नहीं करनी जो तुम्हारे काम की है। अब वो कैसे पहचाने कि कौन सी काम की है? तो वो ये देखता है कि किस इन्फॉर्मेशन के बारे में एक से ज़्यादा बार बात हुई। अब मान लो तुमने ठेली पे चलते हुए पढ़ा कि मशहूर इंदौरी पोहा, तो इसके बारे में दोबारा तुमने कभी नहीं सोचा, दिमाग में बन के रह गई, सपने में जरूर आ सकती है, लेकिन डिस्कस तो तुमने किसी से नहीं किया। अब डिस्कस नहीं किया तो दिमाग इसको टक्क से उड़ा देगा। वो कहता है कि जिसको एक बार पढ़ा गया है ना, वो चीज़ इसके काम की नहीं है, उड़ाता चला जाएगा, और उस चीज़ को बचा लेगा जिस चीज़ को तुम बार बार डिस्कस कर रहे हो। तो कभी सोच के देखो, आज के बाद तुम मशहूर इंदौरी पोहा नहीं भूलोगे, क्योंकि तुमने डिस्कस कर लिया, तुम्हारा दिमाग सेव कर देगा। मैं लिख के दे रहा हूँ, मैं जब भी पूछूंगा बताओ मशहूर इंदौरी पोहा क्या मैंने बताया था, तुम्हें याद आएगा। क्यों याद आएगा? क्योंकि हमने डिस्कस कर लिया, और मैंने 2 नहीं, 3 नहीं, 4-5 बार डिस्कस कर लिया। तो हमारा दिमाग, समझ गए होंगे आप, सिर्फ उस इंफॉर्मेशन को सेव करता है जिसको एक से ज्यादा बार डिस्कस किया गया होगा। जिसको डिस्कस ही नहीं किया गया होगा उसको उड़ा देगा। इसलिए कहते हैं बार बार रिवीजन करो। इसलिए किसी का दिमाग 1 दिन में उड़ा देगा, किसी का 2 दिन में, किसी का 3 दिन में, किसी का 4 दिन में, बट उड़ा जरूर देगा पहली बार की पढ़ी हुई इन्फॉर्मेशन को। इसलिए कहते हैं कि उसको 2-1 दिन में रिवाइज कर लो। हर दिन रिवाइज करोगे तो वो आपको रिकॉल रहेगी, दिमाग उसको परमानेंट मेमोरी में डाल देगा, उसको फिक्स कर देगा। अब मान लो जैसे आपने मंडे को हमने पढ़ा, उसको रिवाइज कर लिया, अब कल सैटरडे संडे है, सारे सब्जेक्टों को शुरू से रिवाइज करो। एक बार फिर रिवीजन हो गया। अगले सैटरडे को क्या करना है? जितना शुरू से पढ़ा है फिर उसको रिवाइज करो। उसके अगले सैटरडे जितना शुरू से पढ़ा है फिर रिवाइज करो। मैं भाई आपको लिख के दे रहा हूँ, ये ना मैंने आपको 6 वर्षों की तैयारी का अपना अनुभव दिया है। मैं भी गवर्नमेंट जॉब में हूँ, कैसे सिलेक्शन लिया जाता है, कैसे आपको चीज़ें ज़्यादा याद रह सकती हैं, मैंने आपको वो तरीका बताया है। आप बस इसको ना 21 दिन फॉलो करके देखो, 3 हफ्ते आपको अपने अंदर ना एक तूफानी परिणाम नजर आएंगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे सारी चीज़ें याद हैं। मॉक टेस्ट में सवाल आ रहा है, लग तो रहा है पढ़ा है, लेकिन क्वेश्चन का आंसर एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। क्यों याद नहीं है? वो याद नहीं है। पेपर से पहले ये डर लग रहा है, यार ऐसा लग तो रहा है कि पढ़ा है, बट कुछ भी याद नहीं है। क्यों? रिवीजन नहीं किया। आप करके देखो, 21 दिन करके देखो, 3 हफ्ते, एक बहुत ज़बरदस्त परिणाम नजर आएंगे। मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर आने शुरू हो जाएंगे। ये वो चीज़ें हैं यार कि जिनको ना आप इसलिए नहीं करते हो क्योंकि ये कोर्स में नहीं है, कोई टीचर नहीं करवा रहा है आपको, इसलिए नहीं कर रहे हो। ये अपने आप से करने की चीजें होती है। रिवीजन खुद का है। जैसे एक बच्चा मुझसे कहता भैया रिवीजन करवा दो, अरे मैंने कहा धत तेरे की यार, तूने रिवीजन का मतलब ही खत्म कर दिया। रिवीजन का मतलब है जिसने विजन किया हुआ हो उसको री करे। तुम अपने दिमाग पे जोर डालोगे ना जितना, उतना चीजें याद होंगी। तुम सोच के देखो, मैथ्स का वो क्वेश्चन जिसमें तुम अटके थे और तुमने ध्यान से उसको करने की कोशिश की, जुगाड़ तुगाड़ लगा के कर लिया, सीख लिया, तुम उसको कभी नहीं भूले। लेकिन वो क्वेश्चन जिसमें तुम अटके और तुमने छोड़ दिया, तुम आज तक अटकते हो उस टॉपिक पर। और मैं कहता हूं भाई, सिलेबस की सबसे बड़ी खास बात है, किसी भी सब्जेक्ट में तुम एक चीज़ छोड़ के देख लेना, तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे हर जगह वही चीज़ परेशान करेगी तुम्हें। मॉक टेस्ट में नंबर तो उसकी वजह से नहीं आएंगे, कहीं एग्जाम में फेल हो गए एक आध नंबर से तो वही वजह बनेगी। तुम्हें ऐसा लगेगा कि वो चीज़ ना बहुत परेशान कर रही है, तो छोड़ना तो कुछ है ही नहीं, कैसे भी करके उसका वही सॉल्यूशन कर लो। चलो, उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब हम मिलेंगे मंडे को, सोमवार को, और आशा है कि आप बताई गई बातों पर अमल करेंगे। 2 दिन बड़े अच्छे से रिवीजन करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।